कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एनबीएफसी टेकओवर के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एनबीएफसी क्या होता है, एनबीएफसी टेकओवर क्या है, एक्वायर कंपनी क्या होती है, टारगेट कंपनी क्या होती है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कितने प्रकार की एनबीएफसी टेकओवर होती है, क्या कुछ बेनिफिट होते हैं, यानी कि क्या प्रॉज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, इसका मतलब क्या कुछ फायदे आपको मिल सकते हो, क्या नुकसान होते हैं एनबीएफसी टेकओवर के। और अंत में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एनबीएफसी टेकओवर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनबीएफसी का अर्थ क्या होता है। एनबीएफसी का अर्थ होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और टेकओवर एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज करती है, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है। अब इन दोनों शब्दों को दोस्तों अगर मिला दे एनबीएफसी टेक ओवर, तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक एनबीएफसी कंपनी दूसरी एनबीएफसी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, यानी कि परचेज कर रही है, उसको हम एनबीएफसी टेक ओवर कहते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी परचेज करती है उसको एक्वायर कंपनी कहा जाता है, और जिस कंपनी को वो परचेज कर रही है उसको हम टारगेट कंपनी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी टेकओवर्स। तो एनबीएफसी टेकओवर्स दोस्तों दो तरह की होती हैं। एक तो फ्रेंडली टेकओवर होता है, दूसरा होता है हॉस्टाइल टेकओवर। फ्रेंडली टेकओवर, तो फ्रेंडली टेकओवर के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये वैसा टेकओवर होता है जिसमें दोनों पार्टीज यानी कि दोनों कंपनी का म्यूचुअल कंसेंट होता है, यानी कि आपसी समझदारी से, साझेदारी से ये दोनों पार्टी अग्री करती हैं कि हाँ अब हम टेक ओवर करेंगे। तो ऑफर किसकी तरफ से दिया जाता है, वो एक्वायर कंपनी की तरफ से दिया जाता है। उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है हमारी टारगेट कंपनी। हॉस्टाइल टेक ओवर। देखिए फ्रेंडली टेकओवर में तो आपसी सहमति होती है, लेकिन हॉस्टाइल टेकओवर में सीक्रेटली लिया जाता है, यानी कि जो हमारी एक्वायर कंपनी होती है वो एक्वायर करती है हमारी टारगेट कंपनी को सीक्रेटली, यानी कि विदाउट म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द टारगेट कंपनी। या फिर म्यूचुअल कंसेंट किनका लिया जाता है, जो कि टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनके कॉर्पोरेशन से भी जो एक्वायर कंपनी है वो एक्वायर करती है टारगेट कंपनी को। प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एनबीएफसी टेकओवर। तो दोस्तों हर चीज की अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। अगर हम एनबीएफसी टेकओवर की बात करें तो उसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं, साथ ही साथ उसकी कुछ बुराइयां भी हैं। तो वो क्या है वो भी मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनबीएफसी टेकओवर की अच्छाइयों की, यानी कि प्रॉस की। तो सबसे पहले एनबीएफसी टेकओवर होता है तो प्रॉफिट ऑफ टारगेट कंपनी बढ़ता है। इसके अलावा सेल और रेवेन्यू भी बढ़ने लगती है। स्केल ऑफ इकोनॉमी हमेशा पॉजिटिव और अपवर्ड ट्रेंड दिखाती है। इसके अलावा कंपटीशन लेवल में रिडक्शन होने लगता है और कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी कम होने लगता है। और सबसे बड़ा फायदा तो मिलता है वाइड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि जितने भी चैनल होते हैं उसकी ग्रोथ होने लगती है, वाइड एक्सपेंशन होने लगता है। तो दोस्तों प्रॉस की बात तो हो गई, अब हम सीधे बात करते हैं कॉन्स की, यानी कि नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट तो होता है मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट का। कई केसों में तो दोस्तों जो अमाउंट पेड किया जाता है टेकओवर का वो लेस होता है कंपैरिजन टू एक्चुअल प्राइस, जिसको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और आपको पता है जब दो डिफरेंट कंपनीज एक साथ हाथ मिला के काम करती हैं, कल्चरल क्लैशेस इतने ज्यादा हो जाते हैं जिनको अवॉइड करना नामुमकिन होने लगता है। इसके अलावा एनबीएफसी जो टेक ओवर होता है उसका नुकसान ये भी होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो मोरल होता है वो डाउन होने लगता है। और दोनों कंपनीज की मर्जर के बाद जो मास्ड लायबिलिटीज होती है टारगेट कंपनीज की, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है फ्यूचर में। तो फायदे और नुकसान की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे प्रोसेस की, यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप भविष्य में एनबीएफसी टेकओवर लेते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस। तो दोस्तों ड्यू डिलिजेंस सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें आप रिसर्च करते हैं, यानी कि एक थॉरो रिसर्च किया जाता है हमारी जो टारगेट कंपनी को लेकर, कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है प्रीवियस ईयर का, उनके पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, यानी कि एक पूरा जो उनका रिकॉर्ड होता है उनको खंगाला जाता है कि किसी तरह का डिफॉल्ट तो नहीं है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि जो आप टारगेट कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं वो आपका जो डिसीजन है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए आप पूरी रिसर्च करते हैं। इसके अलावा जो प्रमोटर्स की प्रोफाइल है, डायरेक्टर की प्रोफाइल है, जो छोड़ चुके हैं या फिर उस कंपनी में रिमेनिंग है, उन पर भी आप नज़र डालते हैं, और ये सारी जानकारी के बाद भी आप फर्दर मूव करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ड्यू डिलिजेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो दोनों पार्टीज यानी कि एक्वायर कंपनी और टारगेट कंपनी की तरफ से साइन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्वायर कंपनी है वो टोकन मनी पे करती है टारगेट कंपनी को। फर्स्ट पब्लिक नोटिस।
देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका साइन हो गया, उसके बाद क्या होता है, आपको पब्लिक नोटिस पब्लिश करना होता है 2 रीजनल लैंग्वेज में। पहला तो आपको इंग्लिश होता है और दूसरा जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, उसमें आपको पब्लिश करना होता है। और ये पब्लिकेशन कब होती है? जब आपको 30 दिन के अंदर आरबीआई से अप्रूवल मिल जाता है। फॉर्मल एग्रीमेंट, तो पब्लिक नोटिस के बाद अब यहाँ पे जो प्रोसेस आता है वो होता है फॉर्मल एग्रीमेंट का, यानी कि जो दोनों पार्टी हैं अब ये तय कर सकती हैं कि उनको क्या ट्रांसफर करना है, क्या शेयर करना है, इसके अलावा क्या परचेज किया जाएगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की। पब्लिश द सेकेंड पब्लिक नोटिस, तो आपको फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया एक्वायर और टारगेट कंपनी के बीच में। उसके बाद क्या होगा, यानी कि सेल परचेज ट्रांसफर से पहले, यानी कि 30 दिन पहले आपको जो सेकेंड पब्लिक नोटिस है वो पब्लिश करनी होगी 2 रीजनल लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पहली आपकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश, दूसरी होगी रीजनल लैंग्वेज। ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड, तो बिजनेस के ट्रांसफर होने से पहले जो हमारी टारगेट कंपनी है उसको एक्वायर करना होगा एनओसी। कहां से? फ्रॉम द क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स से एक एनओसी की जरूरत टारगेट कंपनी को पड़ेगी। एसेट ट्रांसफर, तो आरबीआई की तरफ से आपको अप्रूवल मिल चुकी है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आरबीआई की तरफ से नहीं है इस पूरे स्कीम को लेके, इस पूरे अग्रीमेंट को लेके। उसके बाद क्या होता है, एसेट का ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों, एनबीएफसी टेकओवर की संपूर्ण जानकारी तो हमने आपको दे दी। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।